और पूछता है भारत हम शुरू कर रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज के साथ। अनलॉक 1 कर दिया गया है देश भर में। जी हां, लॉकडाउन नहीं, अनलॉक 1। 1 जून से 30 जून तक अनलॉक 1। गृह मंत्रालय ने इसकी सूची जारी कर दी है और यह चरणबद्ध तरीके से चला जाएगा। 1 जून से 30 जून तक होगा अनलॉक 1। ये है अनलॉक 1 और मैं बता दूं इसको 3 अलग अलग फेजेस में किया गया है। पहला फेज है अनलॉक 1 का, जहां सभी रिलीजियस प्लेसेस यानी जहां पर पूजा की जाती है हर एक धर्म की, वो चरणबद्ध तरीके से खोले जाएंगे। होटल खोले जाएंगे, रेस्टोरेंट खोले जाएंगे, अदर हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज खोली जाएंगी और ये सब आएगा 8 जून से। मैं बता दूं ये सारी चीजें जो मैंने बताई, चाहे वो रिलीजियस प्लेसेस हो, प्लेसेस ऑफ वर्शिप हो, होटल्स हो, रेस्टोरेंट हो या फिर हॉस्पिटैलिटी सर्विस हो, 8 जून 2020 से खुल जाएंगी। शॉपिंग मॉल्स खुल जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और वेलफेयर को बोल दिया गया है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स इन सभी के लिए फॉलो किए जाएंगे। तो जहां भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकती है वहां पर ये सारी चीजें जाएंगी। इसके बाद आएगा फेज 2। फेज 2 में स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ये सब खोले जाएंगे, लेकिन इसके लिए ज्यादातर ताकत स्टेट गवर्नमेंट और यूटी को दे दिया गया है। ये फेज 2 में होगा। पहले फेज में हमारे साथ मेरे साथी विकास जुड़े हुए हैं स्टूडियो से। विकास, तो अब अनलॉक 1 शुरू हो गया है, लॉकडाउन की समाप्ति, अनलॉक की शुरुआत। विकास बिल्कुल, और ऐश्वर्य देखिए कि सबसे बड़ी बात ये इस अनलॉक 1 में अब आप एक राज्य से दूसरे राज्य में किसी भी परमिशन, किसी भी परमिट, किसी भी पास की जरूरत नहीं होगी, यानी कि देश में आप कहीं भी जा सकते हैं। बड़ी बात यह है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि धीरे धीरे अब लॉकडाउन नहीं रहा, एक एक चरणबद्ध तरीके से चीजें खुलेंगी। जैसे 8 जून से जो होटल होंगे, रेस्टोरेंट होंगे, जो धार्मिक स्थल होंगे वो खुलेंगे। जो कंटेनमेंट जोन है वहां पर जरूर जाने की मनाही होगी और वहां पर और पाबंदियां लगाई जाएंगी, लेकिन कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से चीजें खोल दी जा रही हैं। जुलाई में तय किया जाएगा स्कूल कॉलेज को लेकर, उनमें अभिभावकों के साथ में बैठक करके कि कैसे खोले जाए। लेकिन जो 8 जून से काफी चीजें, यानी कि जो पहला चरण खुलेगा उसमें जैसे धार्मिक स्थल हैं तो उसमें भी शर्तें कुछ होंगी कि 10 लोग जा सकते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल ने इस पर फैसला किया था। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब लॉकडाउन एक तरीके से नहीं है, अनलॉक 1 है। चरणबद्ध तरीके से खुलेंगे, मेट्रो बंद रहेंगे, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे, लेकिन जो बहुत जरूरी जनता जिसकी उम्मीद कर रही थी कि कहीं भी आ जा सके, वो सब कुछ होगा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। ऐश्वर्य बिल्कुल विकास, और जब आपने बताया मैं एक बार बता दूं, अनलॉक 1 को 3 अलग अलग फेजेस में बांटा गया है। फेज 1, फेज 2, फेज 3, यानी 8 आने वाले माह की, यानी 8 जून से फेज 1 शुरू हो जाएगा। विकास, इसके अंदर आप मंदिर जा सकते हैं, आप गुरुद्वारे जा सकते हैं, आप गिरजाघर जा सकते हैं, आप मस्जिद जा सकते हैं, जहां पर पूजा होती है अब आप वहां जा सकते हैं, किसी भी धर्म के हो। 8 तारीख से आप होटल जा सकते हैं, आप रेस्टोरेंट जा सकते हैं, अदर हॉस्पिटैलिटी सर्विस जा सकते हैं। शॉपिंग मॉल विकास 8 जून से खुल जाएंगी, लेकिन यहां पे एसओपी और ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड के जो एक अलग अपना एसओपी होता है हेल्थ और फैमिली वेलफेयर का, वो मानना पड़ेगा। जो हमने पहले भी कहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी पड़ेगी विकास, क्योंकि ये अभी भी ये बात साफ होनी चाहिए कि लाइलाज बीमारी है कोविड-19 का अभी भी कोई इलाज नहीं। और आपने जो चीजें बताई, स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कोचिंग इंस्टीट्यूशन, तो जहां कर बच्चे पढ़ने जाते हैं उस सब के बारे में जुलाई में बात होगी, और वो भी राज्य सरकारें और यूनियन टेरिटरी से बात करके। फिर आता है फेज 3 जो आपने बताया, अंतर्राष्ट्रीय हवाई, अंतर्राष्ट्रीय एयर रूट, रेल ट्रैवल, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल्स, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क्स, थिएटर्स, बार्स, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, वो सब फेज 3 में होगा। तो फेज 1, फेज 2, फेज 3। और इसमें बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं नलिन कोहली मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और भी मेरे साथ वरिष्ठ लोग हैं। मैं सबसे पहले नलिन आपसे पूछना चाहता हूं जी, पूछता है भारत तो आज था नरेंद्र मोदी के 6 साल पूरे होने पर, मैं आऊंगा उस पर भी, लेकिन पहले ये आप मुझे बताएं कि आज लॉकडाउन से अनलॉक 1 पे आ गए नलिन। आपने बहुत एक अच्छे रूप से इसका शब्द का प्रयोग किया है, लॉकडाउन से अनलॉक 1, और मुझे लगता है उसी के संकेत ये पिछले कई हफ्तों से आने शुरू हो गए थे। प्रधानमंत्री जी सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की, 5 बार ये लगातार बात हुई। इसमें एक तरफ लॉकडाउन के चलने के लिए जो बातें कही जा रही थी ताकि संक्रमण को रोका जाए, उस पर नियंत्रण रखा जाए, दूसरी तरफ एक ये चिंता भी आ रही थी कि अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पे लाना पड़ेगा, शुरू करना पड़ेगा, पहिए चलेंगे तो देश सब आगे बढ़ेगा।
और अब इन 2 महीनों में बीमारी की समझ आ गई है कि इससे क्या लक्षण है। हमारे भारत में एक अच्छी बात है कि रिकवरी रेट बहुत हाई है और डेथ रेट बहुत लो है। ये हमारे लिए एक सुखद है। हर जान जो जाती है बहुत कीमती है, लेकिन ये कम से कम अन्य देशों के सामने भारत में एक अच्छा ये निकल रहा है इंफॉर्मेशन। तो इसीलिए उसके लिए पहले ही जब लॉकडाउन की बात हो रही थी तो शुरू होने लगा था कि भाई रेड जोन्स में कंटेनमेंट हो सकता है, ऑरेंज जोन्स हैं, ग्रीन जोन्स हैं, उसमें भी राज्य तय करेंगे कि कहाँ तक रखना है। अब हमारे श्रमिक भी जो है ट्रेन से जा रहे, करोड़ से अधिक लोग जा चुके हैं ट्रेन या रोड से, अलग अलग राज्यों में पहुंच रहे हैं। तो हम जब नॉर्मलसी की तरफ बढ़े, इसीलिए अनलॉक 1 जो आप शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वो उचित है कि अब हमें अगले कुछ महीनों में सारी जो प्रधानमंत्री जी ने कहा 2 गज दूरी रखना है, साथ में फेस कवर या फेस मास्क का प्रयोग करना है, सारी चीजें रखते हुए हमें अपनी जिंदगी को वापस एक नए रूप से सामान्य करना है। पुराने सामान्य नहीं, इस नई परिस्थिति में सामान्य करना है। तनवीर, बिल्कुल। तनवीर, आपका सर क्यों झुका हुआ है आज? तनवीर अहमद जी, मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं। तनवीर जी, अनलॉक 1 शुरू हो गया है, खुशी की बात है। हुआ है एक्चुअली क्या हुआ? देखिए, पहली बात तो मोदी जी के 1 साल होने पर मोदी जी को और उनके तमाम बीजेपी वालों को और देश वालों को बधाई। और दूसरी बात, सर इसलिए झुका हुआ है क्योंकि माइग्रेंट लेबरर्स जब आके आंख में आंख डाल के सवाल पूछेंगे हमसे, तो शायद मोदी जी को तो जवाब देने नहीं बढ़ता, हम क्या जवाब देंगे? उनकी भूख का क्या जवाब देंगे? उनकी बदहाली का क्या जवाब देंगे? उनकी नौकरी चली गई, उनका क्या जवाब देंगे? आज नलिन साहब को भी सर झुकाना पड़ेगा, मगर वो सर नहीं झुकाएंगे, क्योंकि नलिन साहब की बीजेपी की एक खासियत है कि वो जब भी गलती करते हैं तो ज्यादा झूठ जोर से बोलते हैं, तो उनकी वो खासियत रही है। तो आज हर भारतीय का, क्योंकि 8 लाख लोग सिर्फ कर्नाटक के अंदर फंसे पड़े हुए हैं, 2.5 लाख प्रेग्नेंट औरतें सड़कों पर चल रही हैं, 8000 बच्चे भूख से तिलमिला रहे हैं, 900 बच्चे मर गए, बावजूद इसके आप चाहते हैं कि हम हंसे और बधाई दें और बोलेंगे अनलॉकडाउन लॉकडाउन पूरा हो गया, मोदी जी बधाई लो। नलिन जवाब दीजिए, नलिन जवाब दीजिए, क्या कहना है आपको? नलिन कोहली बता रहे हैं। मैंने बड़े गौर से सुना, बड़ा दुख हुआ मुझे। तनवीर साहब, हमारे कई कार्यक्रम में हम लोग साथ बैठे हैं, मुझे चिल्लाने की आदत है नहीं तनवीर साहब, आप भी नहीं चिल्लाते। और दूसरी बात, मुझे पता नहीं कहाँ से ये आंकड़े आप किस फैक्ट्री से बना के कहाँ से लाए हैं, क्योंकि ये आंकड़े कहाँ से हैं कोई इनका अर्थ नहीं है। अगर आप देश में ख्याल करते तो आपको आज ये जानकारी मिल गई होती कि श्रमिकों के लिए पहले लॉकडाउन में बड़ा स्पष्ट था, फिर राज्य और केंद्र सरकार लगातार ट्रेन चला रहे हैं, हजारों ट्रेन चल चुके हैं, 1 करोड़ से ऊपर ये है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है और ये आंकड़े सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए, और वहां सारे राज्य हैं जिसमें भाजपा शासित राज्य भी है, गैर भाजपा शासित मतलब कांग्रेस भी है, अन्य दल भी है, सब लोग अपनी बात कर रहे हैं। जी, मैंने पहले कहा हर जान जो जाती है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन लोगों की मृत्यु पर इस प्रकार की राजनीति करना भी कहां तक उचित है। एक वीडियो आया था जिसमें बहुत चर्चा हुई, एक बहुत दुखद वीडियो है वो। महिलाएं जो है प्लेटफॉर्म पे पड़ी हुई हैं, उनका बेटा जो है उनको उठाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उनके पति का तो वीडियो किसी ने चर्चा नहीं की, जहां उन्होंने स्पष्ट कहा ना वो भूख से मरी ना वो पानी से, क्योंकि ट्रेन में हमें खाना भी मिल गया था, पानी भी मिल गया। ये बात है नलिन, उनको संजीव उनियाल जी। लेकिन एक मतलब मोदी जी और भाजपा को अटैक करने के लिए कुछ ना कुछ भी कह सकते हैं। बिल्कुल नलिन। संजीव उनियाल, मनस्वी थापड़, मृत्युंजय जी आ रहा हूं, आप बाल ठीक कर लीजिए अपने, आ रहा हूं आपके पास। लेकिन मनस्वी, पहले आपके पास आता हूं और फिर आपका जवाब देंगे संजीव उनियाल। वाजपेयी जी आ रहा हूं, बोलिए बोलिए मनस्वी। ऐश्वर्या जी, देखिए, सबसे पहले तो मुबारक बीजेपी के तमाम लोगों को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। एक चीज तो जो चीज़ है जो अच्छी बात है कि नेतृत्व हमारे देश में जो कमी थी वो एक दिखती है, एक बोलने का तरीका है, एक कम्युनिकेशन स्किल्स जो है प्राइम मिनिस्टर की वो सराहने लायक है। आर्टिकल 370 हटाने में जो एक मुद्दा था बीजेपी का, जिसके चक्कर में बीजेपी का एक बुनियाद रखी थी, राम मंदिर का मुद्दा, और ये सब मुद्दों में बीजेपी को हमको तारीफ करनी चाहिए, ट्रिपल तलाक के मुद्दे में। पर 2 मुद्दे हैं जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूं। एक तो अभी का मुद्दा है श्रमिक जिस तरीके से पीड़ित है, जिस तरीके से
जिम्मेदारी अगर बीजेपी बोले स्टेट्स की है, कहीं पे भी है, मैं वो नहीं मानता, क्योंकि बीजेपी एक बड़ा भाई है, वो सेंटर में है, उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि एक भी श्रमिक की मौत नहीं होनी चाहिए थी। जब वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाता है, आरपीएफ का डेटा बोलता है 19 दिनों में 80 श्रमिकों की मौत हुई है। दूसरा जो मेरा मुद्दा है, जिस तरीके से बीजेपी ने दूसरा भी मुद्दा ले लीजिए, जिस तरीके से बीजेपी ने इकोनॉमी के ऊपर बिल्कुल जिम्मेदारी से एक भी तरफ उन्होंने देखा नहीं है। 6 सालों में लगातार 11 सालों की अभी लोएस्ट हमारा जीडीपी है 4.2 पे। संजीव उनियाल सुन रहे हैं ना? इकोनॉमी के ऊपर ध्यान नहीं दिया, बाकी सब मुद्दों पे उन्होंने ध्यान दिया, देखिए उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। हाँ, मैं वैचारिक रूप से 3-4 बातें, आपकी बात बड़ी शांति से सुनी मैंने, आप भी मेरी बात बड़े शांति से सुनिए प्लीज। मैं दूसरी तरह से चिल्लाना नहीं चाहता, क्योंकि आज बहुत सुखद घड़ी इसलिए है कि कोरोना इतना जबरदस्त तरीके से फैला होने के बावजूद, जिस तरह से जहां पर 1 किलोमीटर में 20,000 लोग रहने वाली स्थिति जिस देश की है, जो देश आज भी जब इस गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया था तो नीचे के डाउन ट्रोजन 5 कंट्रीज में थी, आज वर्ल्ड की बहुत अच्छी इकोनॉमी के रूप में उभर के आई है। इस कोविड को जिस तरह से कंट्रोल किया गया, जिस तरह से डेयरिंग लॉकडाउन का स्टेप लिया गया, ये अपने आप में बहुत सराहनीय है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो बात ये कह रहे थे तनवीर हुसैन सर, मृत्युंजय तिवारी जी, तनवीर हुसैन जी की एक बात को मैं जरूर कहूंगा, सुनिएगा कि प्रवासी मजदूरों की जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो आप मेरे को एक बात जवाब दीजिए, ये अर्बन नक्सल, ये जेएनयू के और ये सारे सीए के अगेंस्ट जो सड़कों पर उतरे हुए थे इतने टाइम पहले, जब सड़कों पर उतर के लोगों की मदद करनी चाहिए थी तो ये कहां गायब हो गए? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने प्रवासी भारतीयों को 7 करोड़ 11 लाख खाने के पैकेट दिए, कोई एहसान नहीं किया मजदूरों के साथ, पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार समाज के साथ खड़े रहता है। आप देखिए, मैं आपको बताता हूं, 23,65,256 और दवाइयों के 256 डॉक्टरों के साथ 28,000 केंद्र बनाए, और रेलवे के लिए खास तौर से टेंट लगाकर इन लोगों को पेयजल की सुविधा करवाई गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रूट लेवल पे जाके लोगों की मदद करता है, समाज के साथ खड़ा रहता है और सरकार के साथ कोऑर्डिनेट करता है। परंतु ये लोग, मृत्युंजय तिवारी जी, ये लोग उल्टा, अब तो अनलॉक हो रहा है मृत्युंजय जी, अब क्या दिक्कत है? अब क्या दिक्कत है मृत्युंजय तिवारी जी? अब तो अनलॉक हुआ है, अभी भी आपका मुंह लटका हुआ है। वॉरियर्स के अगेंस्ट मृत्युंजय जी, इन्होंने हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के, मृत्युंजय जी, लेडी डॉक्टर्स के अगेंस्ट, और आवाज आ रही है आपको तिवारी जी, के साथ खड़े रहे। आपने क्या किया? सिर्फ सरकार को कटघरे में खड़ा करने के अलावा तनवीर किया आप लोगों ने? तनवीर जी, अरे आइए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरह, सेवा भारती की तरह रोड पर आके लोगों का साथ दीजिए, अपनी जान बाजी पर लगा दी। तनवीर जी, जान की बाजी लगाकर भी उन लोगों ने, जब लॉकडाउन हुआ तब भी दिक्कत, अनलॉक हो रहा है तब भी दिक्कत। कोविड-19 तो एक अंतर्राष्ट्रीय पैंडेमिक है। अब ये चीन से आया, कहां से आया, ये तो अभी पता करना पड़ेगा, लेकिन इसमें किसी सरकार की गलती थोड़ी है। अब लॉकडाउन करना जरूरी था, अनलॉक करना भी जरूरी है, क्योंकि समन्वय बिठाना है। ऐश्वर्या जी, जिस तरीके से लॉकडाउन किया गया था, ना समझी ना बिना प्लानिंग, एकदम आइडियल तरीके से लॉकडाउन। मैं आरएसएस के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, उन्होंने काम किया होगा। अगर हमारे बड़े भाई बता रहे हैं तो सलाम करते हैं। तमाम अग्रवाल समाज ने किया, मुस्लिम समाज ने किया, सिख समाज ने किया, तमाम लोग सड़कों पर उतर गए थे। आपके सरदेसाई बरखा दत्त, जो कि हमेशा डंडा लिए घूमते हैं इस राष्ट्रवादी संगठन, उन्होंने जो है रिपोर्ट्स दी हैं, इसको तो हाँ भर लो। अरे सर, आप किनका नाम ले रहे हैं? अगर आपने सर किनका नाम ले रहे हैं आप? छोड़िए, वो सब नाम छोड़िए सर, उसमें कुछ नहीं है, उनकी असलियत सबको पता है। लेकिन बात यह है कि वाजपेयी जी, बहुत बड़े पत्रकारों का नाम ले रहे हैं। हाँ, पता है मेरे को। तनवीर, आप छोड़ दीजिए। एके वाजपेयी जी, लॉकडाउन हुआ, आज अनलॉक हो रहा है, आज अनलॉक 1 है। अनलॉक 1 से भी दिक्कत है। ग्रेट, अनलॉक 1 से क्या दिक्कत है? मृत्युंजय तिवारी जवाब देंगे। मृत्युंजय तिवारी, वाजपेयी जी, मृत्युंजय तिवारी। देखिए, और जब सरकार चलाने के लिए है तो 6 महीने जिस समय लॉकडाउन करना था उस समय अनलॉक किया जा रहा है। जिस समय लॉकडाउन नहीं करना था उस समय लॉकडाउन कर दिया। ये आप कैसे कह सकते हो? को परेशान, ये आप कैसे कह सकते हो? राहुल गांधी का बिना कोई रणनीति के, अरे मजदूरों की मौत हो गई, आप कहाँ बेशर्म की तरह बात कर रहे हैं? कोई शर्म है कि नहीं? आप देख रहे हैं 1000 किलोमीटर पैदल चल रहे मजदूर, और आप कह रहे हैं क्या हो गया? मजदूरों को जो परेशानी हुई,
वाजपेयी जी आपका ऑडियो खराब है, दोबारा आऊंगा। बिल्कुल ही गलत। संजीव उनियाल को दीजिए। वाजपेयी जी का ऑडियो खराब है। वाजपेयी जी आपका ऑडियो खराब है, दोबारा आऊंगा। वाजपेयी जी आपका ऑडियो खराब है, दोबारा आऊंगा। संजीव उनियाल जी, लॉकडाउन का फैसला बिल्कुल गलत साबित हुआ। ये विडंबना देखो, देश में आज संक्रमण फैल रहे हैं, 2 लाख के करीब पहुंचने को है, 3 महीने पहले वाली स्थिति में ले जाऊं। डाउन शुरू कर रहे हैं। इन लोगों ने शाहीन बाग में कितनी जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान के साथ मिलकर एंटी नेशनल्स ने, अभी भी सामने आ रहा है सारा, जिस तरह से दिल्ली के दंगों में किन किन लोगों का हाथ है, किस तरह से जेएनयू के स्टूडेंट्स ने मिलकर और इस सारे प्रक्रम को चलाया आगे। और आज जब कोविड-19 आया तो आप पीछे छुप के बैठ गए और आप लगातार उस व्यक्ति को जिसने कि 110 कंट्रीज को नतमस्तक आप मेरे को ये बताइए ना, उस व्यक्ति ने जो कि हमेशा मनस्वी थापड़, तनवीर अहमद, एमएच खान साहब, मृत्युंजय तिवारी, 130 करोड़ आप मेरे को बताइए, आप सब मेरे को जरा बताइए, आप जरा सबको ऑनर कर दीजिए एक मिनट। और आज हम मनस्वी थापड़, तनवीर अहमद, एमएच खान, मृत्युंजय तिवारी जी, आप सब जरा मेरे को एक चीज बताइए, अगर अब अनलॉक 1 हो रहा है, मनस्वी आप मेरे को बताइए, आप सब मेरी बात सुन रहे हैं, तनवीर जी आप भी मेरी बात सुन रहे हैं, आप मुझे प्लीज ये बताइए कि अगर अब अनलॉक 1 हो रहा है और फेस्ड आउट मैनर में हो रहा है, मैं ये पढ़ के आपको बता रहा हूं, एमएचए का ऑर्डर है कि 3 अलग अलग फेजों में मनस्वी, फेज 1, फेज 2, फेज 3। पहले फेज में हर एक धर्म की पूजा करने वाली जगह नलिन, हर एक धर्म की पूजा करने वाली जगह खुलेगी 8 तारीख से, होटल, रेस्टोरेंट, अदर हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज खुलेंगी, बिल्कुल, शॉपिंग मॉल्स खुलेंगी। फेज 2 में स्कूल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और वो भी राज्य सरकारों से पूछ के इसमें क्या गलत है मनस्वी। और फिर फेज 3 आता है जहां पे स्विमिंग पूल और बाकी कल्चरल और सोशल चीजें। ऐश्वर्या जी देखिए, जहां पे कोई गलती नहीं है वहां पे हम लोग गलत नहीं बोल सकते। देखिए फेज 1 में जो आपने नामकरण किया अनलॉक 1 बहुत ही बढ़िया और इसी तरीके से होना चाहिए। इसमें सरकार समझदारी के साथ आगे बढ़ रही है, कोई तकलीफ नहीं है। जब 2 पॉइंट पे मेरा सिर्फ लॉकडाउन के ऊपर बोलिए फिर नलिन जी या संजीव जी कोई भी जवाब दे दें। 2 पॉइंट ही है मेरे। देखिए जब लॉकडाउन आपने चालू किया, अगर वही लॉकडाउन अगर आप 1 महीना पहले करते तो शायद हमारे देश में जो कोविड के केसेस शायद कम होते। उसके 1 महीना पहले करते तो 3 चीजें मिस आउट हो जाती। एक तो तबलीगी मरकज नहीं होता, मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बनती बीजेपी की, और नमस्ते ट्रम्प नहीं होता। बस ऐसा नहीं है, शायद कोविड के केसेस ऐसा नहीं है, आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि आपने उठाया और आपने क्लियर किया। मनस्वी आप तो पढ़े लिखे, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। अरे मनस्वी आप तो पढ़े लिखे हैं, आप सब जानते हैं भारत जैसे विशालकाय देश को लॉकडाउन कर देना, क्या ये ओवरनाइट किया जा सकता है? कोई भी सरकार ओवरनाइट कर सकती है, किसी भी पार्टी की हो, नहीं कर सकती है। नलिन एके वाजपेयी जी, इसके पीछे चाहे आपको और मेरे को बताया ना गया हो, प्लानिंग गई है बहुत ज्यादा। देश उनको सुनता है तो हम प्रधानमंत्री को नहीं समझ आएगा। वाजपेयी जी बोलिए, वाजपेयी जी बोलिए। स्किल्स पे जब हमने लॉकडाउन लगाया तब इनको दिक्कत थी, जब हमने लॉकडाउन का एक्सटेंड किया तब भी इनको दिक्कत थी, अब हम अनलॉक कर रहे हैं तब भी दिक्कत है। देखिए हमको नहीं अप्रिशिएट करेंगे, ये अपना विपक्ष का विरोधी धर्म निभा रहे हैं, इनको सिर्फ क्रिटिसाइज करना है, अप्रिशिएट करते ही नहीं है इनको किसी सूरत में। वाजपेयी जी मतलब जो भी काम हम करेंगे वाजपेयी जी मनस्वी आप राउंड द बुश जाने की वाजपेयी जी मनस्वी मैं अरे क्या बात कर रहे हो आप? पॉइंटेड जवाब देंगे। नहीं आप मुझे ये बताइए ना कि लॉकडाउन हम अनलॉक कर रहे हैं तो वाजपेयी जी पॉइंटेड सवाल है। आप 1 महीना पहले आप अच्छा WHO ने कब डिक्लेयर की थी हेल्थ इमरजेंसी? बताइए मेरे को, WHO ने कब डिक्लेयर किया था? आप बताइए ना मेरे को, जवाब दीजिए ना, कब जवाब नहीं होगा ना, दिक्कत ये नहीं है। 30 जनवरी को आया वाजपेयी जी, पहला केस 30 जनवरी को आया, पहला दिन जब 30 जनवरी को आया, कोविड की समस्या पूरी दुनिया में चल रही थी। उस समय चाइना में चल रही थी, इटली में चल रही थी, फ्रांस में चल रही थी, स्पेन में चल रही थी। तो हमारे देश के उसी नेतृत्व को अगर 1 महीना पहले नमस्ते ट्रम्प, अच्छा वाजपेयी जी एक ही सवाल है, नमस्ते ट्रम्प और मध्य प्रदेश सरकार और तबलीगी जमात को अगर हम रोक देते, नमस्ते ट्रम्प, तबलीगी जमात और मध्य प्रदेश सरकार रोक देते तो क्या कोई तकलीफ होती? आप मध्य प्रदेश सरकार अनलॉक 1 जैसे अभी अभी बना लेते, अभी नमस्ते ट्रम्प कर लेते, देश तो बच जाता, इतने सारे केसेस तो बच जाते। वाजपेयी जी अगर पहले होता तो क्या तकलीफ होती?
जबकि एक डेथ भी लॉकडाउन बहुत बढ़िया है वाजपेयी जी। ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। हाइपोथेटिकल नहीं है एमएच खान साहब, हाइपोथेटिकल नहीं है एमएच खान साहब। तनवीर जी आऊंगा आपके पास, प्रोफेसर एमएच खान। वाजपेयी जी आ रहा हूँ, वाजपेयी जी आ रहा हूँ, मनस्वी आ रहा हूँ। प्रोफेसर एमएच खान, नलिन कोहली। प्रोफेसर खान आप मेरे को बताइए, प्रोफेसर साहब आप बताइए जी। अनलॉक 1 हो रहा है पूरे देश में, अब कोई भी कहीं भी जा सकता है, इससे भी लोगों को दिक्कत है। इसमें तो राजनीति, कोविड-19 कोरोना बीमारी तो ऐसी चीज है कि ये इंसानियत के खिलाफ एक लड़ाई है, इंसानियत को बचाने की। तो ऐसे में हमारे राजनीतिक दल एक साथ क्यों नहीं आ सकते? प्रोफेसर साहब आपकी आवाज बहुत नहीं, देखिए आपकी आवाज बहुत सुनाई नहीं दे रही हमको, लेकिन मैं जहां तक समझ पाया हूं कि अगर ये लॉकडाउन हुआ है तो लॉकडाउन कोई गलत चीज नहीं है। लॉकडाउन सही समय पर सही निर्णय लिया गया है। हाँ। और अगर आप लॉकडाउन नहीं करते तो आपकी देश की स्थिति और बहुत खराब हो जाती। बिल्कुल। लेकिन ये भी सत्य है कि अगर जिस तरह से लोगों को ट्रेनों की व्यवस्था की गई और बसों की व्यवस्था की गई, तो आपस में इंटर स्टेट में कनेक्शन, आपस में इंटर स्टेट में जो होना चाहिए आपका सामंजस्य, वो नहीं बैठ पाया, जिससे मजदूर सड़क पर चलने लगे। मेरी राय तो यही थी कि अगर मजदूर सड़क पर चल रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में जो आपने सरकार की तरफ से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई मजदूर, प्रवासी मजदूर पैदल नहीं चल रहा है, उस दिन भी पैदल चल रहे थे। जिस तरह से कांवड़ियों के लिए कैंप लगा करके खाना भोजन की व्यवस्था की जाती है, अगर उस तरह से मजदूरों को लिए कर दी जाती तो कोई हर्ज नहीं था। मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। ये देश बहुत संकट में है, इस संकट में सबको साथ खड़ा होना चाहिए और देश से कोरोना को भगाने के लिए जो भी सरकार कर रही है, चाहे सरकार इसमें हमारी पॉलिटिकल क्लास, तनवीर अहमद जी सरकार हो, तनवीर अहमद जी उसको बिल्कुल प्रोफेसर साहब आ रहा हूं आपके पास, नहीं पढ़ना चाहिए जी। तनवीर साहब आप बताइए क्यों हमारी पॉलिटिकल क्लास एक साथ नहीं आ सकती इसमें? भाई ना लॉकडाउन ठीक था और अब आपको समन्वय बिठाना है, आपको एक बैलेंस बिठाना है इंडियन इकोनॉमी में। एक आम आदमी की आम जिंदगी को दोबारा पटरी में लाने के लिए इतना आसान नहीं है, ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो हमारी पॉलिटिकल क्लास एक बार के लिए, कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, एसपी, जितने भी रीजनल पार्टीज हैं, एनसीपी हो, शिवसेना हो, जो भी हो, आप सब एक साथ क्यों नहीं आके खड़े हो सकते एक बार आम जनता के लिए? ये तो कोई राजनीतिक इशू नहीं है। तनवीर 100 ऐश्वर्या जी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। हम आना चाहते हैं मगर बीजेपी सिर्फ 2 ही मुद्दे पर चाहती है। एक, सरकार तोड़ो। राजस्थान में कोशिश की, मध्य प्रदेश में कोशिश की, अभी महाराष्ट्र में कोशिश, अलग अलग चीजें हैं। ऑपोजिशन को एक आप आसान निवाला ही समझते हैं। जब बीजेपी हमको अपना अस्तित्व से मिटाना चाहती है तो ये लोग तो इतनी गलती की है। 8.5 करोड़ लोग की नौकरी चली गई। बीजेपी अभी भी बड़ी लीडर है, मोदी जी बहुत बड़े लीडर हैं। टोटली मजदूर की बदहाली हो गई, बीजेपी बड़ी लीडर है। किसान का $235 बिलियन का नुकसान हो गया, अभी भी बीजेपी बड़ी लीडर है। और आप चाहते नहीं है कि एक ऑपोजिशन सवाल करे, मोदी जी को आईना दिखाए, बीजेपी को आईना दिखाए और उनके चाहने वालों को आईना दिखाए कि ऐसे भारत नहीं चलाया जा सकता। भारत को अगर चलाना है तो भारतीय का दिल रखना पड़ेगा। आप जबान से भारतीय नहीं हो सकते, आप जबान पे राम नहीं रख सकते। राम राज्य दिल से आता है। अगर आप राम राज्य की कल्पना करते तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो आपकी जबानी है दिल में होता और आप काम नहीं करते, काम नहीं किया, सिर्फ जबान किया। आराम से बोलूंगा। राइट तनवीर, बोलिए नलिन, जवाब दीजिए नलिन। ध्यान से मैंने सुन ली जी। हाँ, मैं 3-4 विषय कहना चाहूंगा, बिल्कुल 3-4 विषय। देखिए ऐसा है, मोदी जी ने पहले दिन जब 6 साल पहले आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं संविधान मेरे लिए पुस्तक है, सबका साथ सबका विकास, उसे बढ़ाकर सबका विश्वास कर दिया। और क्या कहा उन्होंने कि मैं 130 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री हूं जिन्होंने मुझे मेरे लिए वोट किया, जिन्होंने नहीं किया, जो मेरे साथ खड़े हैं, जो मेरे विरुद्ध खड़े हैं। तो तनवीर भाई, इस देश में कई लोग तो होंगे और आप लोगों का अधिकार है कि आप विरोध में खड़े रहे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात मुझे बताइए, आपने किसानों की बात की, आपके आंकड़ों पे तो मैं जाऊंगा नहीं क्योंकि आपके आंकड़े किसी भी आधार पे नहीं है। 72,000 करोड़ रुपए 9.5 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट में पहुंचे। 50 साल में, 60 साल में, 70 साल में हुआ। देश में टॉयलेट्स बने, हुआ। हर गांव में बिजली पहुंची, नहीं पहुंची, क्यों, कैसे पहुंच गई मोदी जी के यहां? फाइनेंशियल इंक्लूजन। आज इंटरनेट की बात करिए आप,
कि इंटरनेट में जो रूरल हाउसहोल्ड्स है, जो ग्रामीण इलाके हैं, आज इंटरनेट प्रयोग करने वाले 10% ज्यादा है शहरी इलाकों से। तो ये क्या देश आगे नहीं बढ़ रहा है? आप कहते हैं देश जीतना है, दिल जीतना है, वही तो करते हैं, काम करके दिल जीतते हैं, बातों से नहीं। मोदी जी एक अच्छे वक्ता है, बहुत अच्छे वक्ता है, लेकिन वो जो कहते हैं करते हैं। इसीलिए 1 साल की जब ये आज तिथि आई है, इसमें हर व्यक्ति इसको चर्चा को लाना नहीं चाहता, क्योंकि ठोस काम जो हुए हैं उस पर फिर चर्चा करना नहीं चाहेंगे। आत्मनिर्भर भारत का क्रिटिसिज्म, तनवीर हंस रहे हैं, पैकेज से हम तनवीर हंस क्यों रहे हैं आप? खड़े हो, हम पैरे पे खड़े हो, 43 साल में सामने जाए, 43 साल में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट कुछ लोगों के लिए, फिर भी मोदी जी महान है। आपका हमारी इकोनॉमी गिर रही है, फिर भी आपका ये फिगर कहां से मुझे बता दीजिए। 11 साल में इसमें अनएम्प्लॉयमेंट जरूर विपक्षी दलों के कुछ नेताओं की हुई जो काम नहीं करते थे, जब काम नहीं करते थे, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट जरूर हुई है। हम लोग जी आप सही कह रहे हैं, लेकिन उसको पूरा खींच के पूरे देश पे लाद देना ये कहां तक उचित है? अच्छे दोस्त हैं हमारी, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। अरे ये दोस्ती में ही सब गड़बड़ हो रहा है देश का, देश की जनता का। वाजपेयी जी, तनवीर जी कहते हैं आना चाहते हैं लेकिन साथ आते नहीं। जैसे ही बात करो कोविड-19 की पहुंच जाते हैं राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश की सरकारों पे। वाजपेयी जी, अभी जो आंकड़े आए, अभी जो आंकड़े आए हैं जी जीडीपी से, वो इस दौरान इस तिमाही में 3.2% आ गई है, और ये सब प्रेडिक्ट कर रहे थे कि 1% जाएगी, माइनस में जाएगी। एग्रीकल्चर ग्रोथ 5.9% में आई है, बम्पर क्रॉप हुई है। बताइए इनको, इस क्वार्टर, बताइए इनको, इस क्वार्टर में बताइए इनको की कंट्री जा रही है। बस अच्छा एक बात बताइए तनवीर भाई, मजदूरों को कभी पेंशन आपने सुनी थी? लेडी खोमचे वाले को कभी पेंशन? मृत्युंजय जी जवाब दीजिए, मृत्युंजय तिवारी जवाब दीजिए। 3000 रुपए महीने की पेंशन इस सरकार ने दी है। पहली बार मृत्युंजय तिवारी जवाब दीजिए। नहीं, इसका जवाब दीजिए ना, क्या जवाब है इनके पास? कोई जवाब हो ही नहीं सकता। और देखिए वाजपेयी जी स्टूडियो में बैठ के बड़ा लंबा चौड़ा बात कर रहे हैं। जो अब घर में बैठे हैं अपने तिवारी जी, स्टूडियो में नहीं ना बैठे हैं। जो 1000 किलोमीटर पैदल चल करके आ रहे हैं, तो पूरा राशन दिया, जहाँ भी है 1000 करोड़ रुपए प्रवचन मत दीजिए। मजदूरों को, जो मजदूरों की पीड़ा है, लॉकडाउन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि लॉकडाउन में मजदूरों को, गरीबों को परेशानी हुई, और ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन सही था। लॉकडाउन जिस समय किया गया उस समय 500 किसके पास होता है? कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या थी, आज कितनी है? ये नौबत क्यों आई? कलेक्टर के पास होते हैं ट्रेनों की व्यवस्था के लिए। भाई आपको क्या पीड़ा है मजदूरों की, गरीबों की? ये राज्यों को भेजनी थी, कोई मतलब है आपको? अरे भाई क्या बात कर रहे हो? हम लोग गरीबों का गरीब की पार्टी है, उनके खाने पीने की व्यवस्था करते, पार्टी है, उनको लाने की व्यवस्था करते। आप श्रमिक ट्रेन से जो मजदूर आ रहे हैं, मौत हो जा रही है उनकी, भूख प्यास से मर रहे हैं, चारा घोटाला से कोई लेना देना कभी नहीं रहा। और आप बात कर रहे हैं ईमानदारी से काम करते हैं लोगों का, और गरीबी में जिए हैं, और प्रधानमंत्री भी गरीबी में जिए हैं। इसीलिए सरकार में शामिल है, आप सरकार में शामिल है। संजीव उनियाल, मनस्वी थापड़, बिहार में 1,70,000 में क्यों? मनस्वी कहना चाहूंगा, बड़ी शालीनता आपने देखा है उस महिला का दृश्य? मैं 2-3 बातें ऐश्वर्य कहना चाहूंगा। बोलिए। वास्तव में आज तक के इतने 72 वर्ष के जो इतिहास में कोई इस तरह के प्राइम मिनिस्टर आज तक नहीं आए जिन्होंने लीड फ्रंट से की हो। ये सब कुछ देखकर चुपचाप बैठे रहने वाले प्राइम मिनिस्टर इन लोगों ने देखे थे। इन्होंने देखा वंदे मातरम, वंदे भारत की एक वो नई मुहिम चलाकर पूरे संसार के 25,000 से ज्यादा पर्यटकों को, देश के बाहर से आने वाले नागरिकों को देश में लाया गया, और जगह जगह पर बॉर्डर से लेके सैनिकों के साथ, डॉक्टर्स के साथ, पुलिस वालों के साथ, नर्सिस के साथ जिस तरह का पर्सनल टच देते हुए मोदी जी ने लोगों के साथ कनेक्ट किया, आज आप देखिए उस बात से ये लोग परेशान हैं। 110 कंट्रीज में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को भेजना, वसुदेव कुटुंबकम, भारत सर्वोपरि है, और उस भारतीयता को उजागर करते हुए आज संसार के सारे लोगों के मन में अपनी जगह बनाना, और ब्राजील के प्राइम मिनिस्टर का नमस्कार करते हुए कहना कि ये वही देश है जो कि हनुमान
मान जी जिस तरह से संजीवनी बूटी लेकर आए थे, आज आपने संजीवनी का काम करके उन सारे देशों को आपने दवाई दी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। ये बात इन लोगों को बर्दाश्त नहीं होती। ऐश्वर्य क्यों मनस्वी तनवीर हंस रहे हैं? तनवीर आप हंस रहे हैं, मैं आऊंगा, लेकिन पहले मैं मनस्वी के पास जा रहा हूं। मनस्वी था पर जवाब दीजिए। मनस्वी जवाब दीजिए, पैदा करती है। मनस्वी जवाब दीजिए। हमेशा ये मनस्वी अनलॉक 1 हो रहा है, मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारे, मस्जिद खुलेंगे, राम भगवान चरणबद्ध तरीके से हो रहा है सब। दिक्कत क्या है? 110-200 देशों को। पर मेरा सवाल सिर्फ पॉइंटेड है, 80 श्रमिक जब मरते हैं तो देश में हर दिल में पीड़ा होती है, उसकी जिम्मेदारी और होनी भी चाहिए मनस्वी, होनी भी चाहिए, सेंटर की सरकार की होती है। अरे जो देश का ऐश्वर्या जी, जो अच्छी चीज है खुश होना चाहिए हमारे देश में ऐसा प्रधानमंत्री, पर जो मैनेजमेंट, जो मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, श्रमिकों के साथ हुआ है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? राज्यों के ऊपर है, जो अपनी दिवाली और होली भी बॉर्डर पर जाकर मनाते हैं, जो अपने भाई को ओवरसीयर के दायित्व देकर अहमदाबाद में छोड़कर आते हैं। आप उस व्यक्ति को समझते हो? उसके व्यक्ति के दर्द है मन में, एक मजदूर को लेके, एक किसान को लेके 20,00,000 करोड़ रुपए का अनुदान करना और 60,000 करोड़ रुपए अभी तक बैंक खातों के बीच में नहीं डिस्बर्स हो चुके हैं। आज तक की डेट में 60,000 करोड़ रुपया एक-एक करके खाते के थ्रू के पास, किसानों के पास। संजीव जी जवाब लेते हैं, उनियाल साहब जवाब लेते हैं, उनियाल साहब जवाब लेते हैं। बोलिए मनस्वी, आप अपना जवाब दीजिए। बोलिए मनस्वी। संजीव जी, मेरा एक ही पॉइंटेड क्वेश्चन है आपसे। देखिए, प्रधानमंत्री हमारे अच्छे हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, उन्होंने 110 देशों को हाइड्रोक्लोरोक्विन दिया है, बहुत बढ़िया बात है। पर 80 जब श्रमिक मरते हैं, आपका दिल भी दुखता है, मेरा दिल भी दुखता है, और तमाम 130 करोड़ देशवासियों का दिल दुखता है। उसकी जिम्मेदारी तो भी दुखता है, राज्यों के ऊपर छोड़ देंगे? राज्यों ने लॉकडाउन तो लगाया नहीं था, प्रधानमंत्री जी ने लगाया था। तो वहां पे कहीं ना कहीं श्रमिकों के साथ हमारे देश की सरकार का अत्याचार हुआ है, इसको मानना चाहिए। आपकी बात, उनके लिए पहला वाला पार्ट आ रहा हूं, आप मानते हैं कि वो एक अच्छे वक्ता हैं, उनकी कनेक्टिविटी है, उनका कम्युनिकेशन है, जो कि आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर का नहीं था। वो आम मजदूर की बात करते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और वो मजदूर तबके से उन्होंने चाय बेची हुई है, उनकी मां ने बर्तन बेचकर, बर्तन मान कर उनको तैयार किया। आप देखिए कि वो व्यक्ति 60 मजदूरों का क्या, वो 6 मजदूरों की मौत पर भी आंसू बहा सकते हैं। कैसे ढाल की तरह इस कोविड-19 के अगेंस्ट खड़े हुए हैं, और लोगों को विश्वास है कि जब तक ऐसे यशस्वी प्राइम मिनिस्टर हमारे बीच में हैं, उनके लिए महामृत्युंजय के मंत्र पढ़े जा रहे हैं कि ये व्यक्ति जब तक हमारे सामने हैं, कोविड-19 की दुर्दशा और जैसी कंट्रीज की हुई है, भारतवर्ष की नहीं होगी। ये लगभग प्रूव हो चुका है, और ये उन्होंने करके भी दिखाया है, उन्होंने जी के दिखाया है। वो 4 घंटे इसीलिए सोते हैं, सिर्फ इस देश के लिए मरते हैं, इस देश के लिए बात तनवीर अहमद के लिए लगातार इसीलिए संसार। तनवीर जी, मैं आप सबके पॉइंट सुन रहा हूं। मैं सिर्फ इतना समझना चाह रहा हूं आपसे कि मूलभूत दिक्कत क्या है। मूलभूत दिक्कत लॉकडाउन से थी या अब अनलॉक 1 से है? मतलब एक चीज तो आपको समझनी पड़ेगी ना कि कोविड-19 एक अभूतपूर्व सिचुएशन है, लाइलाज बीमारी है। तनवीर जी, यू आल्सो अंडरस्टैंड दैट। आपको पता है अभी तक इसके वैक्सीन तो निकली नहीं है। इसका काउंटर क्या है? सोशल डिस्टेंसिंग। इसलिए आप और मैं आज एक स्टूडियो में नहीं, अलग अलग बैठे हैं। नलिन अपने घर में, आप अपने घर में। तो अगर उसको एक थोड़ी दिक्कत आएगी नलिन, और आई भी है। हिंदुस्तान जैसे विशालकाय देश को 68, अगर आप कल तक का समय निकालें तो 68 डेज, 68 दिनों तक भारत जैसे देश को लॉकडाउन में रखना कोई आसान काम नहीं था। तनवीर, ये आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं, और सरकार में बैठे मंत्री भी। लेकिन किया है क्योंकि जरूरत थी। हर एक आम आदमी तक खाना, पानी, दवाई पहुंचाना आसान नहीं है। बिल्कुल। सैनिटाइजेशन जोन में भी, रेड जोन्स में भी, क्वारंटाइन जोन्स में भी आसान नहीं है। दिक्कतें होंगी, फोटोज आएंगी, वीडियोज आएंगी, ये असलियत है क्योंकि भारत इतना बड़ा है। लेकिन एट लार्ज आप लोग जो थॉट प्रोसेस हैं, आप लोग जो थिंक टैंक्स हैं पीछे बैठे हुए, आप लोग तो ये समझते हैं कि क्या रियलिटी है। अगर 95%, 90% ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कोविड-19 जैसे अभूतपूर्व सिचुएशन से निपटने के लिए भारत कर रहा है काम। क्यों आप साथ नहीं आते? क्यों आप इसके खिलाफ जाते हैं? मैं समझ नहीं पाता हूं। ऐश्वर्या जी, बहुत बेहतरीन सवाल है। क्यों साथ नहीं आते? साथ तो आते हैं, साथ नहीं लेते हैं, यह अलग बात है। और दूसरी बात, लॉकडाउन और अनलॉकडाउन के बीच में 2 चीजें कॉमन है। एक, नॉट प्लानिंग,
ना लॉकडाउन के वक्त प्लानिंग हुई थी, ना अनलॉकडाउन के वक्त प्लानिंग हुई है। फेडरल सिस्टम की तो टोटल धज्जियां उड़ा दी जी बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट ने। फेडरल सिस्टम को टोटली तहस नहस करके पूरा सेंट्रलाइज लीडरशिप की एक मुहिम चलाई मोदी जी ने। और इससे पहले जो मेरे बड़े भाई ने बात की, आरएसएस की तरफ से बात कर रहे थे, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि आपकी जबान की बौखलाहट बता रही है कि आप हताश हैं, क्योंकि संस्कृत का एक श्लोक है, मुझे याद आता है कि दुखेश्वनु विगत मनः सुखेशु विगत संजीव उनियाल को बोल रहे हैं, संजीव उनियाल को बोलिए, उसके बाद आपकी जबान और आपकी आवाज। अरे मैं बताता हूं श्लोक आपको, यस्ते नास्ति संप्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचना वहां विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। जो व्यक्ति बिना आंखों के देख नहीं सकता किसी का काम, उसका पढ़ाई लिखाई बेकार है। 4 पोथी पढ़ के पंडित भया ना कोई। पढ़ाई लिखाई जब तक बेकार है, जब तक उसको प्रैक्टिकली जोड़ा नहीं जा सकता। जिस तरह की जिस व्यक्ति को दिखाई नहीं देता उसके सामने आप शीशा कर दोगे तो क्या करोगे? लगभग यही प्रूव होता है। नहीं पढ़ा ढाई आखर आप प्रेम के पढ़ लेते तो आप आपको अपना दिमाग नहीं है, पढ़ाई लिखाई क्या करेगी? इतना बड़ा कार्य जिस व्यक्ति ने कर डाला, आप उसको कह रहे हो कि उसने कुछ नहीं किया। कैसे व्यक्ति हैं आप? सिर्फ ये क्रिटिसाइज करना जानते हैं, काम करना नहीं जानते। आप कहते हो अंधेरे को लाठी से भगाओ, पर अंधेरे को भगाने के लिए दिया जलाना पड़ता है, जो दिया आप नहीं जला सकते, जो कि सिर्फ पॉजिटिविटी के साथ जलता है। तमसो ना ज्योतिर्गमया, जो हुआ और अंधेरा सिर्फ दिए के थ्रू जा सकता है। आप अंधेरे में लाठी मार रहे हो, अंधेरा नहीं जाएगा। उससे वाजपेयी जी, प्रोफेसर खान जलाना पड़ेगा। वाजपेयी जी, प्रोफेसर एमएच खान, मेरे दोस्त वाजपेयी जी, प्रोफेसर एमएच खान, वाजपेयी जी पूछिए, बोलिए। आप बात ही नहीं सुनना चाहते, बोलिए। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या बोलने, जब मौका देंगे तभी तो बोलेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस संकट की घड़ी में मोदी जी ने पूरी हिम्मत के साथ काम करके देश के 130 करोड़ जनता को बचाया, और इस संकट की घड़ी में उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी निकालने की कोशिश की। जो ग्लोबल सिचुएशन बन रही है उसमें कहा कि हम आत्मनिर्भर होंगे, जो चाइना की इंडस्ट्री भागेंगी वो इंडिया है, उसके लिए उन्होंने काम करना शुरू किया। उसके लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, लेबर लॉ में चेंज किया, लैंड में चेंज किया, कॉर्पोरेट टैक्स घटाए, पावर कट किया। ये किसके लिए कर रहे हैं? ये इसीलिए कर रहे हैं कि यहाँ के गरीब गुरबा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, गरीबी से दूर हो। जब एम्प्लॉयमेंट होगा, सर्कुलेशन होगी, तो सारी चीजें होंगी। और देखिए इस दौरान भी किसानों के लिए, मजदूरों के लिए 20 करोड़ महिलाओं के खाते में, जनधन खाते में 500 रुपए 3 बार पहुंच चुके हैं। 40,000 करोड़ का राशन मजदूरों के लिए भेजा उन्होंने सब राज्यों को। और कुछ राज्यों ने क्या किया, वो राशन भी। खान साहब जवाब दीजिए। खान साहब उसके बाद मैं जा रहा हूँ सिर्फ इसलिए नरेंद्र के पास। खान साहब बोलिए खान साहब, ऐश्वर्या जी बोलिए खान साहब। मैं देखिए खान साहब बोलिए। वाजपेयी जी अब सुन लीजिए, वाजपेयी जी अब मेरी भी सुन लीजिए। बोलिए खान साहब। आदरणीय वाजपेयी जी अब मेरी भी सुन लीजिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन ये बताइए, मैं बार बार वही बात कह रहा हूँ कि लॉकडाउन अगर होगा तो लोगों को परेशानी होगी, क्यों नहीं होगी? परेशानी जरूर होगी, उसको स्वीकार करना चाहिए। न इस पर किसी की पीठ थपथपानी है, न इसकी तमाशा बनाना है। आप जो प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए विचार लेना चाहिए, लोगों का विचार लेना चाहिए। मैं यही बार बार कह रहा हूँ। आप नेपाल की मदद कर रहे हो, आप कहां से कहां पहुंच गए? नेपाल आपको आंख दिखा रहा है, कहां से कहां जा रहे हैं आप? पूरे विश्व में चले जा रहे हैं। नलिन जवाब देंगे। नलिन जवाब देंगे। नलिन को इंतजाम करना चाहिए, उनके खाने का नहीं, उनके परमानेंट नौकरी का इंतजाम करना चाहिए, उनके रोटी रोजी का इंतजाम करना चाहिए। ठीक है खान साहब, खिलाफत नहीं कर रहा है। खान साहब अपना जवाब लीजिए। खान साहब अपना जवाब लीजिए। मशवरा दिया जा रहा है कि ये काम कर लीजिए, ये काम कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। देखिए ऐसा है, इस प्रोग्राम में वाजपेयी जी हो, हमारे आरएसएस से बड़े भाई हैं, आप हम सब ने जानकारी दी कि क्या क्या काम हुए। ऐसा नहीं है कि काम खत्म हो गए। मोदी जी दिन रात काम कर रहे हैं, सरकार उनकी दिन रात काम कर रही है, क्योंकि सारे काम और करने हैं। जो आप श्रमिकों की चिंता कर रहे हैं उसकी भी तो चिंता है, काम तो करना ही है। मैंने पहले ही कहा कि काम करने में मानते हैं, बातें में नहीं। और यहाँ पर विपक्ष के या विपक्ष से जुड़े जो लोग हैं वो सिर्फ आलोचना करना जानते हैं। अब मैं उदाहरण देता हूँ कि बिहार से तिवारी जी बैठे हुए हैं,
मैंने पहले ही कहा कि आलोचना नहीं कर रहा हूँ जी, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, दूसरा मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको राय मशवरा दे रहा हूँ। राय मशवरे को भी अगर आप आलोचना समझ रहे हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम है। अगर कोई राय दे रहा है आपको, कोई आपको मशवरा दे रहा है, उसको आप आलोचना समझ रहे हैं तो यह प्रॉब्लम का हक है। अगर आप संविधान हमें याद देता है। मैं तर्क से बात कर रहा हूं, आप तर्क ही थोड़ी ना मानते हैं अपने आप को। बात भी नहीं सुनेंगे, आप राय भी नहीं लेंगे, आप राय लेके कहिए ना कि हाँ इस पर अमल करेंगे हम, आप कहिए ना इस पर अमल करेंगे, आप 20 से 30 किलोमीटर आपको एक शब्द सुनना नहीं है, आपको पिछले 40 दिनों से लोग चल रहे हैं, 10 में से आप लोग अपने आंकड़े लाते हैं, आंकड़े घुमाते हैं, आप आलोचना करते हैं, आप लोग राय दे रहा हूँ भाई, गलत है, गलत है। मनस्वी 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 थापड़, मनस्वी थापड़ जवाब दे रहा, मनस्वी बोलिए, मनस्वी बोलिए, मनस्वी थापड़ बोलिए, मनस्वी मनस्वी बोलिए। देखिए, सवाल पूछना हमारा संवैधानिक हक है और जब सवाल हम आपसे पूछते हैं तो वो आलोचना नहीं करते। जिस सरकार को हमने चुना है, जो प्रधानमंत्री हमारे हैं, जिन्होंने लॉकडाउन हमारे लिए किया है, उसके ऊपर अगर हम 2-3 सवाल पूछते हैं तो वो आलोचना नहीं है, वो देशभक्ति का काम है। क्योंकि सवाल पूछते पूछते ही 2 से दोबारा बीजेपी आई है। सही सवाल पूछना बीजेपी का भी एक ये जवाबदेही होनी चाहिए। अगर आपसे सही सवाल पूछते हैं, आप जवाब दीजिए कि माइग्रेंट श्रमिक इशू पे हमारे देश में कमजोरी कुछ रही है, इकोनॉमी की हालत थोड़ी खराब है, उसके ऊपर आपका प्लान क्या है। जब आपसे ये बातें पूछते तो आप बोलते हो आप देशद्रोही हो, आप चाइनीज हो, आप इटालियन हो, आप पाकिस्तान। तनवीर अहमद से सुन लेंगे सारी बातें जनाब, तो आपको प्लान का जानकारी मिलेगी। दिक्कत तो यही है ना, आपका अधिकार है, आप आलोचना करिए, सुझाव दीजिए, सब आपके अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। हमारी दिक्कत सिर्फ इतनी है कि जो बातें कही जाती हैं सरकार की तरफ से, जो हम लोग कहते हैं, उनको आप नजरअंदाज कर देते, तो आप सुनना नहीं चाहते ना, सिर्फ इतनी। तनवीर अहमद बोलिए, जरूरी है, कथनी की बात है। तनवीर, नलिन जी आपको भी मालूम है, एक प्रवक्ता होने के नाते एक ही काम बीजेपी ने खूब अच्छी तरह निभाया है, जो बात खुद को ना समझ में आई औरों को समझाया है। उनको भी मालूम है कि देश की बदहाली संजीव उनियाल जी ऐसा है क्या? बीजेपी ने इकोनॉमी को नहीं समझा, संजीव उनियाल जवाब, श्रमिक का जो आपको समझ नहीं आया, माइग्रेंट को समझाया नहीं समझा, और आप बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा काम कर लिया। क्या काम किया? गिनाइए, 5 काम गिनाइए। तनवीर ने जो बोला, संजीव उनियाल जी, इग्नोरेंट व्यक्ति जब तक अच्छा लगता है जब तक बोले ना। इन्होंने लगातार मोदी जी संवाद करते हैं और कल फिर आएंगे, आप देखिएगा कितने बढ़िया तरीके से, कितनी गंभीरता से, संवेदनशीलता से मजदूरों तक पहुंचते हैं। मजदूरों की आवाज उनके पास तक आती है। मजदूरों के लिए 3 घंटे सोते हैं, बॉर्डर पर रहते हैं, अपने घर में नहीं जाते। ये तो अपनी भैंसें भी जो अपने बंगलों में बांधा करते थे। भाई मोदी जी की आप मंत्र जपना छोड़िए, आप काम बहुत बड़ी बधाई के पात्र हैं। उनको ये डर है कि एक ही परिवार के चक्कर लगाते लगाते, वेटिकन सिटी से ऑपरेट होते होते, गांधी परिवार की चमचागिरी करते करते ये भूल चुके हैं। नलिन कोहली, आखिरी 30 सेकंड, नलिन कोहली सिर्फ आप मुझे बताइए, ये अनलॉक ना ये लॉकडाउन में साथ थे, ना ये अनलॉक में साथ है। नलिन, क्या होगा? नलिन, ना ये लॉकडाउन में साथ थे, ना ये अनलॉक में साथ है। इनसे कुछ उम्मीद बची नहीं है भारतीय विपक्ष। नलिन, कोई घर से बाहर नहीं निकला है, सब लोग सपोर्ट। नलिन, देखिए ऐसा एक बहुत पुराना मुहावरा है, पॉलिटिकल घोड़े को या गधे को ना इधर के ना उधर, ना घर के ना घाट के। ये सरकार क्या है, ये होता है कि आप अपने शब्दों पर, विचारों पर प्रतिबद्ध नहीं है, और ये जो है ये एक अलग प्रकार की राजनीति हम देखते हैं, जिसमें ये चित भी अपनी होनी चाहिए, पद भी अपनी होनी चाहिए, और उसको कहना कि संवैधानिक अधिकार है। ये सब राइट्स की बात करते हैं, अधिकारों की बात करते हैं। ये ना जो राय दे रहे हैं उसको मान लीजिए, अगर सही है तो जवाब दे दीजिए कि हाँ ये कह रहे हैं, हम कर रहे हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप सुनिएगा भी नहीं, मानिएगा भी नहीं, सारा कुछ जिसने ये समझ लिया जो आपने कहा खड़ा या घोड़ा, वो तो मुझे मालूम नहीं, वो कहावत मुझे पता नहीं, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि तनवीर, मनस्वी, खान साहब, मृत्युंजय जी, नलिन जी, आप इतना जवाब, ये आप सबको, मनस्वी मेरे पास समय कम है, लेकिन मैं इतना जानता हूं
कि आप सब ये समझते हैं, तनवीर भी समझते हैं कि कोविड-19 कोरोना वायरस ये कोई बीजेपी कांग्रेस का नहीं है, ये तो एक अंतर्राष्ट्रीय पैंडेमिक है और इससे निपटने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग ही एक ऐसी चीज है, चाहे अनलॉक 1 आए चाहे अनलॉक 3, जब तक ये खत्म नहीं हो जाता, जब तक इसके खिलाफ वैक्सीन नहीं बन जाती, हम आपसे यही आग्रह करना चाहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखिए। अनलॉक 1 शुरू होने जा रहा है 8 तारीख से फेज 1, उसके अगले महीने से फेज 2 और फिर फेज 3। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज पूछता है भारत।